नमस्कार साथियों। हमने जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो स्टार्ट की थी क्लासें, उसमें वेक्टर की बुक जो पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करके 35 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे यानी कि 36वें क्वेश्चन से आज 50 क्वेश्चन तक करेंगे और देखते हैं सबसे पहले जो है 36वां प्रश्न कौन सा है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। इसमें पहले प्रश्न 36वें में पूछा है यदि सदिश F1 वेक्टर और F2 वेक्टर कैसी है अघूर्णीय सदिश है। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज को आपको अलग से याद रखना है कि भाई ये चीज है इसमें, या फिर नोट डाउन कर दो यहाँ पे कि कर अघूर्णीय यानी कि इनका कर्ल क्या है, 0 है, यानी कि ये 0 है और F2 वेक्टर ये दोनों ही क्या है, 0 है दोनों। इसमें कहा है अघूर्णीय सदिश है। फिर पूछा क्या है, इसमें पूछा है तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, यानी कि F1 क्रॉस F2 निकाले वो अघूर्णीय होगा, यानी कि F1 F2 का कर्ल 0 हो, या फिर F1 F2 का परिणाम क्या है, डाइवर्जेंस 0 हो। कौन सा होगा, या फिर ये दोनों ही है या फिर दोनों ही नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम अघूर्णीय करेंगे। तो अघूर्णीय में क्या होगा कि जैसे कि हम जब इसको देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कर्ल ऑफ F वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर। जब हम इसको खोलते हैं तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आता है इसके साथ। तो क्या डॉट प्रोडक्ट ऊपर 0 दे रखी है, नहीं दे रखी है, इट मींस अघूर्णीय तो नहीं होगा। लेकिन गौर फरमाइए परिणालिकी में यहाँ पे जहाँ डाइवर्जेंस 0 होता है, यानी ये जो सूत्र है इसको याद रखना क्या है। देखो पता होगा आपको कि जब हम इसको बोलते थे तो सबसे पहले इसके साथ कर्ल होता था, फिर माइनस और इसके साथ कर्ल हुआ करता था, यानी कि कर्ल वाला पार्ट दोनों जगह 0 होगा तो 0 माइनस 0 फाइनल क्या रहेगा, 0 होगा। इट मींस यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा कि परिणाम क्या होगा, F1 F2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो परिणाम ये क्यों होगा, क्योंकि इसका जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो उसमें कर्ल वाला प्रोडक्ट आएगा, वो कर्ल जो है उसका 0 दे रखा है पहले से। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा 37वां क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है φ1 और φ2 x y z के अवकलनीय फलन है। तो पूछा क्या है कि ग्रेडियंट φ1 क्रॉस ग्रेडियंट φ2 ये क्या होगी, यानी कि ये परिणालिकी होगा या घूर्णीय होगा या अघूर्णीय होगा या नग्न होगा। तो इसमें भी चेक करते हैं। जब हम बात करें परिणालिकी की, यहाँ पे देखो परिणालिकी यानी कि डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस और किसका, ग्रेडियंट φ1 क्रॉस ग्रेडियंट φ2 का। यहाँ पे भी मैंने बताया था अगर ये डाइवर्जेंस है तो यहाँ जाकर के पहले के साथ कर्ल होता है। अब पहले के साथ कर्ल होगा तो क्या होता था, पहले के साथ कर्ल हो रहा तो यहाँ पे देखिए ये कि इसके साथ कर्ल करेंगे तो यहाँ पे होगा डेल क्रॉस डेल φ1 और फिर दूसरा जो पार्ट था इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था ऐसा, फिर माइनस होगा इसका कर्ल होगा। तो अब हम जानते कर्ल और ग्रेडियंट सी और जी के हो गया और के यानी 1 था और 1 यानी 0। जब पहला पार्ट 0 है घटाने के बाद में दूसरा पार्ट भी कर्ल रहेगा उसमें भी वो भी 0 है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका जो डाइवर्जेंस है ग्रेडियंट φ1 और क्रॉस φ2 ग्रेडियंट का वो परिणालिकी तो होगा। अघूर्णीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसी की तरह उसमें भी क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट आएगा और मैंने बताया था कि ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस डिग्गी डेल स्क्वायर बनता है, लाप्लासियन ऑपरेटर बनता है, 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आंसर परिणालिकी सदिश हो गई। डन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु ABC दे रखी है, उसमें निर्देशांक अक्षों x y z पर स्थित है ABC तीनों, चतुष्फलक OBC OABC बंद फलक हो गया है, उसका आयतन है। अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है, देखो F वेक्टर है ग्रेडियंट फाई, तो F डॉट n कैप ds का मान क्या होगा। जाहिर सी बात है ये किस थ्योरम से यूज होगा, गॉस थ्योरम है। मैंने बताया था F डॉट n कैप आ जाए वहाँ पे गॉस थ्योरम यूज करना है। अब हम यहाँ जब गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो F वेक्टर का क्या हुआ करता था, डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्जेंस होगा क्या ये रहा। तो जब इसका हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस, ये देखो डाइवर्जेंस निकालेंगे, ये रहा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये रहा फाई, और फिर हुआ करता था डी वी। अब ग्रेडियंट फाई निकालना है और फिर उसका डाइवर्जेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा, चतुष्फलक OABC का आयतन है। चतुष्फलक OABC का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है, अगर उसकी अक्ष जो है XYZ है वो
तो उसके लिए जो हुआ करता है वो होता है 1/6 एक्स वाई जेड बराबर आयतन, ये होता है, ये होगा। अब यहाँ पे जो है हमने ये जगह डी जी डिग्गी क्या होता था, डेल स्क्वायर हुआ करता था, डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर के साथ हमें 1/6 एक्स वाई जेड करना है। क्यों? क्योंकि फाई का मान क्या है, आयतन, वी आयतन फाई है यहाँ पे, तो आयतन ये हो गया 1/6 एक्स वाई जेड। जब इसका हम प्रोपोजल करेंगे डबल बार अवकलन होगा, जाहिर सी बात है एक्स अकेला है तो एक बार 0 फिर 0 फिर 0, फाइनल आंसर दोनों में क्या होगा, डेल स्क्वायर में के साथ एक 2 बार में 0, फिर y का 2 बार में 0, z का 2 बार में 0, कुल मिलाकर के इसका जो आंसर होगा वो आएगा क्या, 0। तो कैसे आया, समझ में आ गया? हाँ, ये चीज याद रखनी है आपकी कि चतुष्फलक को एबीसी जिसमें x y z अगर निर्देशांक हो तो उसका आयतन का सूत्र होता है 1/6 x y z, जो कि इसने दे रखा है कि आयतन है f वेक्टर ग्रेडियंट फाई और इसका मान बताना था, तो 0 हो गया क्योंकि डेल स्क्वायर जब निकालेंगे उसका तो वो 0 रहेगा। इसके बाद में 39 क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है f वेक्टर और r वेक्टर सदिश क्षेत्र 2 है और r वेक्टर जहां x y k प्लस y j k प्लस z k है, तो डेल क्रॉस r क्रॉस f वेक्टर का क्या मान होगा, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा ये पूछ रहा है। अब इसके लिए भी हमने देखा कि ये जो ये रहा, इसका जो है आपको फॉर्मूला में लिखवाया था, अष्टमिकाओं में इंपॉर्टेंट अष्टमिकाओं में जो है मैंने यहाँ पे लिखवाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा इसका। डेल क्रॉस फिर है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका करेंगे, कोई जो बाद में है उसके साथ करेंगे पहले इसके साथ, तो एक बार तो इसके आगे एक बार पीछे, तो एक बार आगे करते हैं डेल f वेक्टर और फिर r वेक्टर ऐसे वैसा, फिर माइनस इस बार जो है डेल वेक्टर r वेक्टर f वेक्टर, फिर प्लस का आएगा प्लस इस बार जो है डेल को आगे और f वेक्टर को पीछे, f वेक्टर डॉट डेल r वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट डेल f वेक्टर। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो डेल डॉट f वेक्टर r वेक्टर और r वेक्टर डॉट डेल f वेक्टर, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचता है और दूसरे जो ये दोनों पार्ट है इनकी कुछ वैल्यू है। कैसे आएगी वैल्यू, देखो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर क्या हुआ करता था, 3 हुआ करता था, क्योंकि इसमें क्या होता है x i k प्लस y j k प्लस z k कैप है, और हमने कहा था डाइवर्जेंस निकाल के तो x i का जो कैप होता है उसका x के सापेक्ष, y और j कैप के सापेक्ष, j कैप का गुणांक होता है उसका y के सापेक्ष और k कैप का गुणांक का z के सापेक्ष, तो सबका 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो क्या हो गई, इन दोनों को तो हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, ऑप्शन में भी है ये, तो इनके अलावा इन दोनों को सोल्व करना है, तो ये हो गया 3f वेक्टर, ये माइनस का प्लस, इसमें देखिए यहाँ पे गौर से देखिए f वेक्टर डेल है, f वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, f1 ik प्लस f2 jk प्लस f3 kk, और डॉट वेक्टर है किसके साथ है, डेल अपॉन डेल x ik प्लस डेल अपॉन डेल y jk प्लस डेल अपॉन डेल y सॉरी डेल z kk, यानी कि इनके साथ i का गुणा उसके साथ फिर वो गुणा में रहेंगे, अवकलन नहीं होगा इनका क्योंकि ये आगे हैं, तो जब इसके साथ इसका गुणांक करेंगे यहाँ पे f1 डेल अपॉन डेल x रहेगा प्लस f2 डेल अपॉन डेल y रहेगा और प्लस f3 डेल अपॉन डेल z रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब r वेक्टर के साथ गुणा है, r वेक्टर को जब इससे गुणा करेंगे तो i के j के और k के रहेगा, पूरा पार्ट जो पहले इससे गुणा होगा f1 डेल अपॉन डेल x के सापेक्ष उसका अवकलन होगा क्योंकि वहां पे y और z का तो अवकलन 0 हो जाएगा, x वाले पार्ट का अवकलन हो जाएगा 1 और रहा i के उसके साथ गुणा में, यानी कि अब यहाँ क्या बच जाएगा f1 वेक्टर i के प्लस ऐसे ही यहाँ पे f2 j के प्लस f3 k जो कि क्या हुआ करता था, ये देखो ये f वेक्टर के बराबर हुआ करता था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैल्यू है इसकी f वेक्टर रह जाएगी, तो कुल मिलाकर के f वेक्टर और ये 3 माइनस का, तो माइनस का 2 f वेक्टर बच गया, तो ऑप्शन में जहां इन दोनों के लिए माइनस के 2 f वेक्टर है वो आंसर हो जाएगा, ये देखो ये रहा ये और फिर माइनस का 2 f वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। तो यार क्या आपको असीमिका भी आना चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो मैं आपको इसको याद कराने के लिए जो है आपको अलग से नोट कर लेना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आ सकती है, तो ये चीज याद रखना आपकी
डेल डॉट एफ वेक्टर आर वेक्टर। तो यहाँ एफ वेक्टर की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, ए वेक्टर कुछ भी हो तो उसका मान ए वेक्टर होता है। और दूसरी चीज डेल डॉट आर वेक्टर हो और ए वेक्टर बाहर हो तो इसका मान होता है 3a वेक्टर। तो ये जो चीज़ है आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। बाकी मैंने कैसे आता है ये बता ही दिया, इसमें ये याद रख लेना है ताकि जल्दी हो सके कोई चीज़। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है आपको कि एफ आर एक अवकलनीय फलन है, तो पूछा क्या है कर्ल ऑफ एफ आर आर वेक्टर। अब इसमें आप ये दिमाग में लगाओ कि क्या करना है, क्योंकि मैंने जैसे फॉर्मूला बताया कि अगर कर्ल के साथ आर वेक्टर आ रहा है तो उसका मान 0 ही होगा। तो ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो डी ऑप्शन हो गया इसमें आंसर। तो कैसे, पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे जिनमें कुछ ना कुछ अलग है और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मतलब फालतू की चीजें नहीं करवा रहा, क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ नया देगा आपको। तो इसी प्रकार से आगे वो करते हैं 5 क्वेश्चन अगले। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हमारे पास है 40वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया अधिकतम दिशात्मक अवकलज। अधिकतम दिशात्मक अवकलज पूछा है और इसमें मैंने बताया था वहां पे भी आपको कि क्या होता है। वहां पे डेल एफ वेक्टर निकाला था। डेल एफ वेक्टर का जब हम क्या निकाल देते थे, मापांक, तो उसको अधिकतम अवकलज दिशात्मक अवकलज कहते थे। तो अधिकतम दिशात्मक अवकलज होगा वो। तो यहाँ पे एफ वेक्टर की जगह क्या, मतलब एफ की जगह फलन एफ की जगह क्या है फाई। तो जाहिर सी बात है डेल फाई का क्या निकाल देंगे, मापांक। तो ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे ए वेक्टर दिशात्मक दे रखी है, वो दे रखा है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है अधिकतम दिशात्मक। अगर ये दिशात्मक अवकलज पूछता अधिक अवकलज तो वेक्टर का केप निकाला तो उसका काम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अधिकतम पूछा है तो हमें डायरेक्ट सूत्र जो हम जानते थे डेल फाई का मापांक था, तो यहाँ पे डेल फाई हो जाएगा। और एफ था वहाँ पे डेल एफ का मापांक, तो यहाँ पे डेल फाई का मापांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, जिसमें वो दे रखा है कि एफ वेक्टर जो है आर वेक्टर क्रॉस बटा आर क्यूब है। तो ये पूछा है कि एफ वेक्टर क्या है, परिणामी की है, अघूर्णीय है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है। परिणामी क्या है कि डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए। डाइवर्जेंस कैसा होता था, डाइवर्जेंस हुआ करता था कि इसका जो है एफ वेक्टर का मान 0 होना चाहिए। अब एफ वेक्टर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बटा आर क्यूब है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डॉट डेट ये क्यूब में माइनस हो जाएगा आर वेक्टर। फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये आर की पावर एन आर वेक्टर का, जिसमें था एन प्लस 3 आर की पावर एन। अब यहाँ पे एन का मान क्या है, माइनस का 3 है। जब यहाँ पे माइनस का 3 यहाँ पे माइनस 3 रखेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस 3 प्लस 3 यहाँ पे माइनस आर की पावर 3, तो 3 से 3 कट गए 0 हो गए। यानी कि डाइवर्जेंस क्या आ रहा है इसका, 0 आ रहा है। इट मीन्स परिणामी के तो है, ये तो है। बाघूनी है कि नहीं है, आघूर्णी भी होगी। मैंने क्या कहा था, आर वेक्टर अगर आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में आर वेक्टर हो, चाहे उसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन आर वेक्टर होना चाहिए, वो चीज़ अधिक होगी। तो इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि आघूर्णी भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए भी है और बी भी है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, जिसमें पूछा बंद वक्र सी के तथा एक्स वाई तल है, उसमें क्षेत्र एस को घेरता है। तो पूछा गया आर क्रॉस डी आर का मान पूछा है। दोनों की वैल्यू लिखेंगे और दोनों की वैल्यू लिखने के बाद में हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, जैसे मैं इसका लिखता हूँ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड डी के, और डी आर का क्या लिखेंगे हम, डी आर का लिखेंगे, डी आर वेक्टर है तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें भी केवल क्या लेना है, एक्स वाई प्लेन। इट मींस के बड़ा ही गुणांक काम में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे के का गुणांक काम आएगा। और जब के का गुणांक काम आएगा तो हम इसको जैसे लिख रहे हैं आई के जे के तो पहले एक्स वाई जेड और ये डेल अपॉन यानी डेल डी एक्स डी वाई और डी जेड। के का गुणांक कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका गुणांक में क्या आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये बचता है हमारे पास। अगर ये यहाँ पे ये बच रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे ये रहा, इसकी जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब डबल इंटीग्रेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। कुल मिलाकर के हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया,
एक्स मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाला, जहाँ पे पी का मान क्या है यहाँ पे, पी बराबर ये है माइनस का वाई और क्यू बराबर क्या है एक्स। तो उसमें जाएंगे तो वहाँ पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को क्या लिखते थे ग्रीन थ्योरम में, उसको लिखते थे हम डेल पी अपॉन डेल सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई और फिर dx dy जाहिर सी बात है डेल क्यू को डेल एक्स, क्यू का x के सापेक्ष, क्यू का x के सापेक्ष एक हो गया और y p का y के सापेक्ष माइनस का एक हो गया, एक ये रहा माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस दो हो गई, कुल मिलाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन दो dx dy, दो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है बाहर आ गया और dx dy क्या है क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है और क्षेत्रफल क्या है s, तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 2 गुना s, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। ये रहा कैसे हुआ पता चल गया आपको कि पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और ये x y तल दे रखा है इसलिए k के पे गुणा लेना है, वो बनेगा हमारे पास pdx प्लस qd वाला फॉर्मेट ग्रीन थ्योरम के रूप में, उसको जैसे ही यूज करेंगे हमारे पास 2s आंसर आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, डाइवर्जेंस पूछा है इसने, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस r क्रॉस a वेक्टर का, जहां इसने दिया a वेक्टर स्थायी सदिश है। देखो एक चीज होती है स्थायी सदिश अचर सदिश, दोनों सेम होती है, एक चीज याद रखना कभी आपको स्थायी सदिश दे दे तो स्थायी सदिश भी वही चीज होती है, स्थायी बराबर होती है अचर के, यानी कि स्थायी है बदल नहीं रही है कांस्टेंट है, तो ये a वेक्टर क्या है अचर है। अब हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, देखो इस प्रश्नों को करने के लिए आपको जो समीकरण लिखवाई थी मैंने वो याद होनी चाहिए कि डाइवर्जेंस a क्रॉस b, यहाँ पे इसको a क्रॉस मानते हैं, इसको b वेक्टर को b मतलब इस पूरे को b वेक्टर मानते हैं, तो a क्रॉस b का डाइवर्जेंस मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ सबसे पहले सॉरी कर्ल ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस फिर कर्ल ऑफ b वेक्टर डॉट a वेक्टर वो करता है। तो यहाँ पे b वेक्टर की जगह r क्रॉस a वेक्टर आएगा और a वेक्टर की जगह a वेक्टर, तो यहाँ रखेंगे डेल क्रॉस a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जगह r क्रॉस a वेक्टर माइनस डेल क्रॉस यहाँ पे आएगा हमारे पास r वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब जहाँ a वेक्टर कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि हो उसका चाहे आप डाइवर्जेंस निकालो, कर्ल निकालो, ग्रेडियंट निकालो, लाप्लासियन निकालो, सब क्या होते हैं जीरो होते हैं। याद रखना है चीज, कांस्टेंट सदिश हो चाहे अदिश हो उसका आप जब डाइवर्जेंस निकालो, चाहे कर्ल निकालो, चाहे ग्रेडियंट निकालो, चाहे लाप्लासियन ऑपरेटर, सभी मान क्या होंगे जीरो। तो कर्ल यहाँ पे क्या होगा इसका जीरो, तो ये जीरो बना करके पूरा जीरो क्या बचा क्या माइनस का, और ये देखो डेल क्रॉस r क्रॉस a वेक्टर मैंने लिखवाया था इसका मान 2a वेक्टर, लेकिन a वेक्टर पहले था तो पॉजिटिव था और a वेक्टर बाद में हो तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे a वेक्टर बाद में यानी कि माइनस का 2a वेक्टर होगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2a वेक्टर डॉट इसके साथ क्या a वेक्टर, a वेक्टर और a वेक्टर का दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 2 a वेक्टर का स्क्वायर हो गया ना। ऑप्शन में है ऐसा, ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर में आ जाएगा। यहाँ पे शायद ऐसा भी लगता है कि ये वेक्टर जो है इसमें ना हो, क्योंकि जब इसका स्क्वायर कर दिया है तो ए वेक्टर हट जाएगा, तो आंसर में क्या होगा 2a स्क्वायर रहेगा। स्प्लिट हो गया होगा, लेकिन ये क्या आएगा आंसर 2a स्क्वायर। ऐसे 45 को करना, देखो यहाँ पे a और b को अचर दे रखा है, जहाँ a था एक अकेला अचर, यहाँ पे a और b दोनों अचर है, और फिर पूछा है हमें वही चीज डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a क्रॉस b, यानी कि इसको फिर पहले हम क्या मानेंगे a और इसको पूरा b, जो हमने सूत्र बताया था उसके अनुसार बता रहा हूँ कि a का मान तो ये b का है। फिर से वैसे ही रखेंगे सेम टू सेम, वैसे पहले इसके साथ कर्ल, तो इसके साथ कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कर्ल o r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर और डॉट b वेक्टर माइनस डेल क्रॉस b वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। यहाँ पे तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि b वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि b वेक्टर क्या कांस्टेंट दे रखा है, अचर दे रखा है। अच्छा ये पार्ट, इस पार्ट में इसका मान मैंने भी बताया था माइनस का 2a वेक्टर होता है, तो माइनस का 2a वेक्टर और डॉट में है b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसा ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी ये रहा, तो आंसर हो गया। सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे इन पांचों क्वेश्चन में भी आपको कुछ चीजें नहीं मिलेगी और कैसे क्या करना है ये चीजें भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है हमारे पास सबसे पहले है 46वां क्वेश्चन, इसमें भी लिखा रहता है r वेक्टर बटा r है,
उसका हमें अपसरण बोले तो डाइवर्जेंस निकालना है। अब डाइवर्जेंस के लिए क्या था, आर की पावर एन हुआ करती थी और आर वेक्टर, आर की पावर एन, आर वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते थे तो आता था एन प्लस 3 आर की पावर एन, एन प्लस 3। यहाँ पे एन का मान क्या होगा, माइनस का, क्योंकि इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 आर वेक्टर, इसी को ये लिख सकते हैं। तो माइनस का एक है एन बराबर, तो यहाँ पे माइनस का एन लिखेंगे तो माइनस 1 प्लस 3 और आर की पावर एन है तो माइनस का 1, तो आंसर क्या आ गया 2/r। शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा दिया और आज फिर से आ गया 2/r है, रिविजन भी हो जाएगा, अगर फिर से करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करना है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, गोस थ्योरम से करना है इसको। गोस थ्योरम से करना है, वो फिर दे रखा है कि ये चीजें हैं, ये है और ये है, और इसमें साथ साथ कि जो एस पृष्ठ है वो गोला है, गोला x² + y² + z² बराबर a², ये त्रिज्या होगा इसकी। तो ये क्या हो जाएगा f1, ये f2 और ये f3। फॉर्मूला जब कार्तीय दिशा में लिखवाया था मैंने, उसमें याद रखना, यहाँ पे f1 dy/dz था, f2 dzdx था और f3 dx/dy था। तो f1 का x के सापेक्ष अवकलन होता था, f2 का y के और f3 का z के सापेक्ष। जब हम गोस थ्योरम यूज करते थे तो v के सापेक्ष तो ऐसा हुआ करता था v f1 del/x plus f2 del/y plus f3 del/z, और यहाँ पे वो करता था फिर इसका dx dy dz। तो f1 का करें x के सापेक्ष तो z का 0 x का 1 हो गया, फिर अगर इसका करें तो y के सापेक्ष 1 हो गया, z 0 हो गया और इसका भी जो है 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो x और y दोनों है, यहाँ पे z के सापेक्ष करना तो 0 हो गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। अब यहाँ पे ये गया 2 और ये v, इसको हम लिख सकते हैं d। गोले के लिए आयतन का सूत्र क्या हुआ करता था, 4/3 पाई a क्यूब, तो 2 गुणा में 4/3 पाई a क्यूब, क्या आ गया 8/3 पाई a क्यूब। ऑप्शन में ऐसा होगा, तो ऑप्शन में ये रहा 8/3 पाई a क्यूब। कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक भी है बढ़िया। कौन सा कथन असत्य है, देखो असत्य पूछा है, जहाँ ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो मैंने कहा था कांस्टेंट रहेगा तो चाहे डाइवर्जेंस हो 0 तो ये कथन सत्य है, कर्ल हो ये भी सत्य है, और ये तो वैसे ही सत्य है डीसी। मैंने क्या कहा था, डेल कैपिटल्स डीसी, यानी कि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस 0 होता है, चाहे वो अचर हो चाहे चर हो। यहाँ पे ए वेक्टर चाहे कुछ भी होता, ये तो 0 होगा, क्योंकि असमय का मैंने बताया था डीसी एंड डेल कैपिटल 0 जीटीएट होगी। और या फिर ऐसा नहीं तो ऐसे याद करवाया था कि अगर यहाँ और अंदर वाले इनमें से कोई सा भी एक और इसके जैसा होता है तो उनमें से 0 होगा। ये चीज याद रखनी है आपको, मेन चीज तो यही है, अगर इस जैसा इसमें है तो 0 होगा, तो ऐसे ही ये भी 0 होगा, यानी कि ये भी कथन सत्य है। अब ये कथन असत्य है, आप पूछोगे कि क्यों कथन असत्य है, क्या कारण है इसका कि ये गलत है। देखो ये चीज ए वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालेंगे, कांस्टेंट है इस वजह से 0 हो गया, यानी कि इसका मान तो 0 है जो कि ये रहा, लेकिन इसका मान 0 नहीं आएगा क्योंकि ये आगे नहीं है, इसके पीछे है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका मान क्या रहेगा बताओ, ये आएगा a1 del/x, a2 del/y, a3 del/z, यानी कि इसका मान 0 नहीं होगा, जबकि इसका मान 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कथन असत्य, दोनों इक्वल नहीं है ए वेक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि फाई अदिश बिंदु फलन है तो n के फाई ds का मान क्या होगा। गोस थ्योरम से आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर n डॉट वेक्टर हुआ करता था तो डाइवर्जेंस क्रॉस हुआ करता था कर्ल, और कुछ नहीं होता अदिश होता था तो फिर होता था डेल फाई और dv डाइवर्जेंस उसमें आयतन के रूप में। तो यहाँ पे देखो डेल बाई dv और v ये रहा, तो गोस थ्योरम से आंसर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं हो सकता, s आता ही नहीं था उसमें और 0 होगा नहीं, तो ये हो गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50वां बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा क्या है x + y z प्लस 8 i के प्लस j के माइनस x + y j के पूछा है। इसमें कौन सा कथन सत्य है इनमें से चारों में से। आपको अगर मैंने अभी बताया था ये वाली चीज, अगर ये चीज पता है कि अंदर वाले में और बाहर वाले में एक जैसा कोई सा भी सेम मान है उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 0 है, यहाँ पे इसके बराबर में ऑप्शन भी मैंने लिखा नहीं। तो इन चीजों को देखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ये गलत ही होंगे, ये भी गलत ही होगा, क्योंकि ये चीज जो है इसमें ये कथन साफ साफ सत्य दिख रहा है, एफ वेक्टर है और बाहर और अंदर दोनों एक जैसे हैं,
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान 0 होगा ही होगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी करनी होती है। अब यहाँ पे फलन बहुत बड़ा दे दिया, बाकी बच्चे ऑप्शन ऐसे स्टार्ट करते तो आप इसको निकालते फिर इसको निकालते, जबकि ये निकालने में बहुत देर टाइम लगता। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ऑप्शन सी है। तो ऐसे करना होता है परीक्षा में, एग्जामिनर जानबूझकर आपको ऐसे फंसाते हैं। तो आज की कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट करके। और वेक्टर में जहाँ तक प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैंने करवाने की बात की थी, मैंने करवाया है। आगे भी अगर और जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन और लाएंगे। फिलहाल हम कल से नेक्स्ट बुक कैलकुलस करते हैं। आज का जो ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।